बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनरल्स और इनके किरदार और इनकी अहमियत के हवाले से, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स और उनकी इकसाम और उनकी कारकर्दगी कि वो किस तरह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। तो चलें सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिनरल्स के हवाले से। मिनरल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के अंदर यानी जो ज़मीन है इसके अंदर पाए जाते हैं। इनको हमारा जिस्म खुद तैयार नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये हमारे जिस्म में बहुत सारे फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं, असेंशियल हैं, यानी इनके बगैर हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो इंसान अपनी डाइट से डायरेक्टली अगर बात की जाए तो पौधों से, और इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो जानवरों से हासिल करता है। ऐसे मिनरल्स जो 100 मिलीग्राम से ज़्यादा या 100 मिलीग्राम तक रिक्वायर्ड हैं हमें, उनको हम कहते हैं कि ये मेजर मिनरल्स हैं, यानी ये वो क्वांटिटी है जो हमें पर डे रिक्वायर होती है। और ऐसे मिनरल जो 100 मिलीग्राम पर डे से कम रिक्वायर्ड हैं, यानी इनकी लेस अमाउंट 100 मिलीग्राम से लेस अमाउंट रिक्वायर्ड है, उनको हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं मेजर मिनरल्स की। मेजर मिनरल्स में सबसे पहले सोडियम है। सोडियम आपको पता है कि जो घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है जिसका फार्मूला NaCl है, इसके अंदर पाया जाता है। यानी NaCl एक सोडियम और एक क्लोरीन के आयन से मिलकर बनता है, और ये हमारे जिस्म में फ्लूइड का बैलेंस बरकरार रखता है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा मसल्स को हरकत करने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, और नर्व इम्पल्स यानी जो दिमाग से पैगामात जिस्म के दूसरे हिस्सों तक जाते हैं उसके अंदर भी सोडियम और पोटाशियम का अहम किरदार है। ये टॉपिक पहले भी डिस्कस हो चुका है, जिसमें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर देखें 4th चैप्टर में तो उसमें ये डिस्कस हुआ है। उसके अलावा पोटाशियम जो है वो एज ए को फैक्टर्स भी काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स के अंदर, और फ्लूइड का बैलेंस भी रखता है। उसके बाद क्लोराइड जो हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे मैदे में पाया जाने वाला तेज़ाब है जो खाने को हज़म करने के लिए चाहिए होता है, उसका अहम हिस्सा है। क्योंकि HCl का अगर आप फार्मूला देखें तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये वाला जो फंक्शन लिखे हुए हैं ये इन तीनों के इकट्ठे हैं, यानी ये तीनों जो मिनरल्स हैं जिसमें सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड शामिल है, ये तीनों मिलके ये मसल्स की कंट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिशन, दिल के फंक्शंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इनके इंडिविजुअल फंक्शंस हैं और ये इनके कंबाइंड फंक्शंस हैं। इसके बाद मैग्नीशियम और फास्फोरस हैं। ये हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और उनकी मेंटेनेंस यानी उनकी बका, और उसके अलावा खून के जमने के अंदर भी इनका अहम किरदार अदा करते हैं ये दोनों, मैग्नीशियम और फास्फोरस। इसके बाद रोल आता है ट्रेस मिनरल्स का, जिसके अंदर सबसे पहले आयरन है। आयरन आपको पता है कि हमारे अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के साथ लिंक्ड हैं, यानी हम जो सांस लेते हैं और सांस लेने में जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जिस्म के जाती है वो रेड ब्लड सेल के साथ बाइंड करके हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंच जाती है, जिसे वो अपने सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आयरन जो है उसमें अहम किरदार अदा करता है। अब सुर्ख खुलियों के ऊपर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की जो साख्त है उसका अहम हिस्सा है। अगर आयरन किसी इंसान के अंदर कम हो जाए तो उससे हीमोग्लोबिन की भी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, जिससे वो जो है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन अपनी बॉडी में जज़ब नहीं कर सकते, और आयरन की कमी की वजह से जो है फिर वो आपको कमज़ोरी, थकावट और सांस फूलने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके बाद ये एड्स करता है इंसुलिन के एक्शन को। अब
आयरन का इंसुलिन के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन आयरन का जिस्म में इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार है। यानी आयरन जिस्म के मुख्तलिफ जो सेल्स हैं उनमें एनर्जी पैदा करने के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इंसुलिन ग्लूकोज को सेल में दाखिल होने में मदद देता है ताकि जो एनर्जी है वो पैदा हो सके। इसके बाद बारी आती है जिंक की। जिंक भी बहुत सारे अहम काम करता है, जिसमें सर फहरिस्त ये मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए काम करता है, और जिस्म में मुदाफ़ती निज़ाम आपको पता है कि बीमारियों से लड़ने में अहम किरदार अदा करता है। तो उसके अलावा ये जो सेल्स की ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत इसका अहम किरदार है। उसके अलावा डीएनए और प्रोटीन की तैयारी में इसका अहम किरदार है। उसके अलावा ज़ख़म भरने में, जब आपको कोई ज़ख़म वगैरह लग जाए तो उसमें जो है वो जिंक का एक अहम इम्पोर्टेंट रोल है। यानी ये ज़ख़्मों को जल्दी भरने में मदद देता है, क्योंकि ये सेलुलर रिपेयर और नए टिश्यूज़ की जो तश्कील का अमल है उसमें शामिल है। उसके अलावा फिर ये हाज़मे और मेटाबॉलिज़्म में इसका अहम किरदार है। उसके अलावा हार्मोन्स का तवाज़ुन बरकरार रखता है। इसके बाद कॉपर है। कॉपर भी एक्ट करता है एज एंजाइम को फैक्टर। और उसके बाद क्रोमियम है, ये भी इंसुलिन के एक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद फ्लोराइड है, ये बोन्स के अंदर जो मिनरल्स की क्वांटिटी है उसको स्टेबलाइज करता है, और जो दांत हैं उनका एनामल बनाता है। उसके बाद जो आयोडीन है ये थायराइड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। थायराइड की आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की जो है ये आयोडीन की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आयोडाइज साल्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आयोडीन की कमी है या उसका इम्बैलेंस है वो एक बीमारी काज करता है जिसमें गर्दन जो है वो फूल जाती है, यानी गोइटर जिसे गिलहड़ की बीमारी कहते हैं। तो उससे बचने के लिए भी आयोडीन जो है वो एक मतवाज़न ग़िज़ा के अंदर मौजूद होना चाहिए। यहाँ हम कैल्शियम और आयरन का जो किरदार है उसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो देखते हैं। हड्डियों और दांतों की जो डेवलपमेंट है और उनकी बका के लिए कैल्शियम जो है, जिसको कैल्शियम बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये सेल मेम्ब्रेन्स और कनेक्टिव टिश्यू की बका और कई एंजाइम्स को फ़ाल बनाने के लिए भी ज़रूरी है। और कैल्शियम खून के जमने, यानी जिसको क्लॉटिंग कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, इसमें भी मदद देता है। और इंसान कैल्शियम जो है वो दूध से हासिल करता है, पनीर से, अंडे की जर्दी से, उसके अलावा बहुत सारे फलों से, नट से, गोभी वगैरह से हासिल करता है। और कैल्शियम की जो कमी है इससे नर्व इम्पल्स खुद ब खुद जारी होने की बीमारी हो सकती है, जिसके नतीजे में टिटैनी होता है। और इसकी कमी से हड्डियाँ नरम पड़ जाती हैं या भुरभुरी हो जाती हैं, और खून जो है वो स्लोली क्लॉट करता है, यानी वो आहिस्ता से जमता है। और ये रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन और मसल्स में मायोग्लोबिन का अहम जज़्व है। ये दोनों आपको पता है कि ये प्रोटीन होती हैं, तो इनके प्रॉपर काम करने के लिए आयरन जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सेल्स में एनर्जी पैदा करने के अमल को भी आयरन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अहम एंजाइम्स का कोफैक्टर भी है। और आयरन जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम को भी मदद देता है। इंसान आयरन को गोश्त, अंडों की जर्दी, गंदम, मछली, पालक और सरसों वगैरह से हासिल करता है। सरसों का ऑयल फॉर्म में भी होता है, और साग की शक्ल में भी लोग इसको जो है वो खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और आयरन की कमी दुनिया भर में होने वाली ग़िज़ाई कमी में सबसे ज़्यादा है, और इस कमी से होने वाली बीमारियां, जिसमें सबसे सर फहरिस्त एनीमिया शामिल है। इसके बाद बारी आती है विटामिन्स की। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जिस्म को इंतहाई यानी थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है, लेकिन वो नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं। बेशक थोड़ी मिकदार में चाहिए लेकिन ज़रूरी हैं। और इनके दो बड़े ग्रुप्स होते हैं,
कुछ जो हैं वो फ़ैट सॉल्युबल होते हैं, यानी चिकनाई के अंदर हल पज़ीर होते हैं, और कुछ जो हैं वो पानी के अंदर हल पज़ीर होते हैं, जिनको वाटर सॉल्युबल भी कहते हैं। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, अगर उन्हें तेज़ आग पर पकाया जाए या ज़्यादा हीट दी जाए तो वो डीनेचर हो जाते हैं और अवेलेबल नहीं रहते फिर बॉडी के लिए। लेकिन इसके बरक्स जो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो हीट बर्दाश्त कर लेते हैं। और उसके अलावा जो फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो इतनी तेज़ी से बॉडी से रिमूव नहीं होते, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि पानी में हल पज़ीर हैं। तो जैसे ही आप इनटेक करते हैं तो वो जितने बॉडी को चाहिए होती है उतना तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लेकिन बाकी जो होते हैं वो थ्रू यूरिन जो हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। अब इसमें चंद अहम विटामिन्स हैं, उनकी डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये इसका नाम भी ए है और ये वो पहला फ़ैट सोल्युबल विटामिन था जिसकी शनाख्त हुई थी 1913 में, सन 1913 में। और ये विटामिन आँख की रेटिना के रॉड सेल्स में एक प्रोटीन होती है, उसे कहते हैं ऑप्सिन, उसके साथ मिलता है और रोडोप्सिन बनाता है। और विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन जो है वो कम हो सकती है, और जिसकी वजह से जो कम रोशनी जो है वो उसमें आँख देखने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि रॉड जो हैं वो कम रोशनी में एक्टिव होते हैं और कॉन्स जो हैं वो तेज़ रोशनी में एक्टिव होते हैं। अगर आपने आँख की एनाटॉमी पढ़ी है तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपकी कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पर आप रॉड्स और कोन शेप सेल्स देख सकते हैं। इस जगह पर आपको ये कोन टाइप सेल नज़र आ रहे हैं, और ये जो येलो कलर के हैं ये रॉड सेल्स हैं, और ये पाए जाते हैं इस जगह पर जिसको रेटिना कहते हैं, यानी इस जगह पर ये बैक पर आँख के एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा ये सेल्स के मखसूस बन जाने के अमल, यानी जो डिफ्रेंसीशन का जो अमल है, इसमें भी हिस्सा लेते हैं ये विटामिन ए। और डिफ्रेंसीशन ये वो अमल है जिसमें एम्ब्रियोनिक जो सेल्स होते हैं वो मखसूस अफ़ाल सरअंजाम देने वाले मैच्योर सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। और ये विटामिन जिस्म का जो इम्यून सिस्टम यानी जो दिफाई निज़ाम है उसके साथ भी जो है ये जुड़े होते हैं, यानी उसकी जो कारकर्दगी है उसमें भी इनका अहम किरदार है। और उसके अलावा ये हड्डियों की जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प आउट करते हैं बॉडी की। तो विटामिन ए ये पहला फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है जो सन 1913 में डिस्कवर हुआ था, और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो अभी आपने देखा। विटामिन ए जो है वो सब्जियों जैसे पालक, गाजर, उसके अलावा ये जो जर्द और नारंगी रंग के जो फल होते हैं जैसे आम, उसके अलावा ये लिवर, मछली का जो लिवर होता है उसके तेल में, अंडों में, दूध में और मक्खन वगैरह में पाया जाता है। और इसकी कमी दुनिया भर में बच्चों में अंधापन की बड़ी वजह है, ये विटामिन ए की। और इसकी कमी की एक अलामत ये भी है कि रात को जो है वो नज़र नहीं आता, और इस बीमारी को ना शब-कुरी कहते हैं, यानी नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और वो नज़र ना आने की वजह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो रेटिना के ऊपर रॉड शेप सेल्स होते हैं, या पिछली स्लाइड में जो आपको दिखाए थे, इनके साथ मिलकर ये रोडोप्सिन बनाते हैं, और जो रात को कम रोशनी के अंदर चीज़ों को विजिबल करने में अहम किरदार अदा करती है। और इसके ना होने की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा ये नाइट ब्लाइंडनेस टेम्परेरी होती है, आर्जी होती है। अगर आप इसका इलाज ना करें तो फिर ये मुस्तकिल अंधेपन की तरफ ले जाती है। और इस विटामिन की कमी से जो जिल्द के बाल हैं उनके नीचे मौजूद छोटी छोटी जो थैलियाँ होती हैं, जिनको हेयर फॉलिकल्स भी कहते हैं, तो वो केराटिन से भर जाती हैं, और जिल्द की जो बनावट है वो बिल्कुल खुश्क हो जाती है, जैसे यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा।
इस तरह से हो जाती। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्रिएटिन क्या है। ये एक सख्त और मज़बूत प्रोटीन है जो हमारे जिस्म में बाल, नाखून और जिल्द की ऊपर वाली जो सतह है उसको बनाती है, और ये प्रोटीन हमारी जिल्द की हिफाजत भी करती है, यानी इसको पानी और दर्जा हरारत और दूसरी बैरूनी अवामिल से महफूज रखती है। और इसकी मौजूदगी में बाल और नाखून जो हैं वो लचकदार रहते हैं, जबकि जो जिल्द है वो उसकी प्रोटेक्शन रहती है। अब विटामिन ए और क्रिएटिन का जो आपस में कनेक्शन है वो ये है कि ये विटामिन जो है इसकी जो प्रोडक्शन है उसको नॉर्मल रखता है, और विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी जो प्रोडक्शन है क्रिएटिन की वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो फिर जो जिल्द के नीचे थैलियाँ फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स, उनके अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से विटामिन ए इसकी रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन सी है। विटामिन सी ज़्यादातर आपको पता है कि ये तुरशा जात जितने भी जो संतरे, माल्टे, कीनू और इस किस्म के फ्रूट्स हैं जिनके अंदर खटाई पाई जाती है, उनके अंदर विटामिन सी है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और ये हमारे जिस्म में बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जिसमें पहला अहम काम कोलेजन को बनाना है। कोलेजन जो कि एक फिब्रस प्रोटीन है जो स्ट्रेंथ देती है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को। कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो डिटेल टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में आपको आखिरी वीडियो के अंदर जाके मिलेगा, वहाँ पर आप इसको मज़ीद डिटेल में देख सकते हैं। उसके अलावा कोलेजन जो है वो इसकी ज़रूरत होती है ज़ख़म को हील अप करने में। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ ज़ख़म होता है वहाँ पर कोलेजन जो प्रोटीन है उसने आकर फाइबर्स का एक जाल बनाना होता है ताकि उस ज़ख़म को कवर किया जाए और उसके बाद उसके ऊपर नई स्किन आए। तो वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट किरदार है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो कोलेजन प्रोटीन नहीं बनेगी, और कोलेजन नहीं बनेगी तो फाइबर्स नहीं बनेंगे, यानी उसके ऊपर जो ऑटो हीलिंग उसकी होनी है, बॉडी ने करनी है, वो नहीं हो पाएगी। कोलेजन के बारे में मज़ीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि कोलेजन जो है वो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है हमारे जिस्म में पाई जाने वाली, और ये मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है। और जितनी भी प्रोटीन हमारी बॉडी में पाई जाती है ये उसका 30% है टोटल प्रोटीन मास का जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, यानी कोलेजन जो है। और उसके अलावा ये स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, इनको फाइब्रोब्लास्ट भी कहते हैं, और इनका मेन काम जो है वो कोलेजन की प्रोडक्शन है और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर पाया जाता है वो बनाना इनका काम होता है। उसके बाद विटामिन सी जो है ये वाइट ब्लड सेल्स को अनेबल करता है हमारे इम्यून सिस्टम में कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। इम्यून सिस्टम यानी हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेलों पर मुश्तमिल है। यहाँ आप इनको देख सकते हैं कि ये सेल किस तरह के होते हैं और इनके क्या नाम है। विटामिन सी को हम ज़्यादातर तुरशादार फल जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स इन्हें कहा जाता है, जैसे माल्टे, चकोतरे, नींबू, और उसके अलावा पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं, उसके अलावा गाय का जिगर वगैरह, इन तमाम चीज़ों से हम हासिल करते हैं। और इसकी कमी से सारे जिस्म में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं अगर इसकी कमी हो जाए। और एक बीमारी होती है जिसे स्कुर्वी कहते हैं, और ये जो बीमारी है ये इस विटामिन की कमी की वजह से होती है, जिसमें जो तैयार करदा जो कोलेजन है, जो प्रोटीन है, वो सस्टेन नहीं कर पाती, और उसका ये निकलता है नतीजा कि स्कुर्वी की आपको जो अलामात हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। स्कुर्वी की अलामात में जो मसल्स हैं और जो जोड़ हैं उनमें दर्द होता है, और उसके अलावा जो गम्स हैं
जो जिन्हें मसूड़े कहते हैं, इनके अंदर सूजन आ जाती है और ये बहने लगते हैं, इनके अंदर ब्लीडिंग होती है। और उसके अलावा जो ज़ख़म हैं वो आहिस्ता से हील अप होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट विटामिन डी है। इस विटामिन का सबसे अहम काम खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मकदार को कंट्रोल करना है। और विटामिन डी इन मिनरल्स को इंटेस्टाइन से जज़ब करके हड्डियों में जमा करवाता है, यानी हड्डियों तक पहुंचाता है। और ये विटामिन जो है वो मछली के जिगर के तेल में, दूध में, घी में, मक्खन वगैरह में पाया जाता है। और हमारी जिल्द भी इसी विटामिन को तैयार करती है। जब सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं वो हमारे जिस्म पर पड़ती हैं तो ये ऑटो हमारे जिस्म में हमारी जिल्द जो है वो इसको बनाती है। और विटामिन डी की लंबे अरसे तक कमी जो है वो हड्डियों पर असरअंदाज होती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और बच्चों में जो इसकी कमी है उससे एक बीमारी होती है जिसे रैकेट कहते हैं, जिसमें हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं और ऐसी मुड़ी भी महसूस होती हैं। ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि इस बच्चे को जो बीमारी है इसमें इसकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो गई हैं और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और अगर बड़े बंदे में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे एक बीमारी होती है जिसे ऑस्टियोमलासिया कहते हैं। इसमें और अगर बड़े बंदे में विटामिन, इसकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो गई हैं और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और अगर बड़े बंदे में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे एक बीमारी होती है जिसे ऑस्टियोमलासिया कहते हैं। इसमें हड्डियां जो है नरम होती हैं और जल्दी फ्रैक्चर होने का ख़तरा होता है, यानी टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। मज़ीद इन डिस्कस किए गए विटामिन्स की डिटेल इस टेबल में आप देख सकते हैं, जिसमें इन अहम विटामिन्स के जो ज़राए हैं जहाँ से हासिल किए जा सकते हैं और इनकी जो कारकर्दगी है, यानी ये क्या रोल प्ले करते हैं और इनकी जो कमी है उसके क्या असरात होते हैं, जो अभी इंडिविजुअली डिस्कस किए गए हैं वो सारे इस टेबल फॉर्म में मौजूद हैं। यहाँ से भी आप इसको मज़ीद देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और उसके साथ मज़ीद जो है वो माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होती है मसल्स में। ये एक अहम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो लास्ट में यहाँ बताई गई है। मसल्स के अंदर मौजूद होती है विटामिन सी की, लेकिन जो आपको पता है कि मसल्स जो हैं वो विटामिन सी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते। विटामिन सी के सोर्स के तौर पे हम वही जो फल और तुरशाजात जो चीज़ें बताई गई हैं वही इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक अहम एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पानी और डाइटरी फाइबर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।